प्लेन में बैठे बैठे कमर अकड़ गई। सर दर्द से फटा जा रहा है। गलती मेरी है, इतनी लंबी फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए थी। प्रिया ने दोनों हाथों से सर को दबाते हुए सोचा, बगल में लगता है कोई पूर्वी यूरोपियन है, शायद हंगेरियन होगा। प्रिया के नथनों से हंगेरियन गुलास सूप की महक टकराई। उफ, कुछ लोग कितने आराम से सो जाते हैं, मुंह खुला हुआ और नाक बसती हुई। इसकी इस घर घर बसती शहनाई से तो आती हुई नींद भी उचट जाए, लेकिन यह एयरलाइंस नहीं लेना चाहिए थी। अब यह विमान बेलग्रेड से उतरेगा, फिर घंटे डेढ़ घंटे का ट्रांजिट, इसके बाद सीधे कलकत्ता। सीधे कलकत्ता पहुंचने का ही ज़्यादा बड़ा आकर्षण था, नहीं तो पूरा एक दिन दिल्ली या बम्बई में खराब करो। आधी रात को हमारे ही देश में 12 से 2-2:30 के बीच ही सारी फ्लाइट्स क्यों रुकती हैं? फिर या तो वही एयरपोर्ट पर बैठो और नहीं तो एयरपोर्ट होटल में 4-6 घंटे के लिए 1500 रुपये फूको। एयरपोर्ट के काम में इतनी रईसी तो चलती नहीं। यूं ही ये यात्राएं क्या कम महंगी होती जा रही है। दोस्तों को आधी रात को उठाना प्रिया को कभी अच्छा नहीं लगता, पर तबीयत ठीक नहीं लग रही, कैसे तो जी मचल रहा है। प्रिया ने एयर होस्टेस की बत्ती जलाई और खुद से मानो पूछा, प्रिया, इन यात्राओं का कभी अंत होगा? यस मैडम, मुस्कुराती हुई एयर होस्टेस थी। क्या आप मुझे कोको कोला दे सकती हैं? ज़रूर। कोको कोला का स्वाद ना जाने कैसा लग रहा है। अब की तो कलकत्ता जाकर बिस्तर पर 2 दिन पड़े रहना होगा। 2 बार डिस्प्रिन खा चुकी। सर का दर्द कम ही नहीं होता। विमान धीरे धीरे उतर रहा था। प्रिया की आंखें खिड़की से बाहर सुबह की रोशनी में दिखते हुए बेलग्रेड विशाखापत्तनम पर ठहर गई। पश्चिमी यूरोप पार करते ही गरीबी की बखिया उथेरने लगती है। क्या हुआ यदि बीच में दुबई या कुवैत के एयरपोर्ट चमकते हुए नजर आए? न्यूयॉर्क, लंदन या फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट का मुकाबला तो नहीं कर सकते। ट्रांजिट के पैसेंजर पहले उतर जाएं, अपना अपना सामान प्लेन में ही छोड़ सकते हैं। हाँ, पासपोर्ट लेना ना भूलें। एयर होस्टेस की आवाज़ थी। प्रिया ने अपनी हाथ वाले अटैची उठा ली। ट्रांजिट में घंटों भर का समय लगेगा। शायद हाथ मुंह धोने से कुछ ताजगी मिले। पता नहीं तबीयत इतनी क्यों गिरी जा रही है। ट्रांजिट लाउंज में बाएं घूमना था। एक बार कदम लड़खड़ाए। प्रिया ने हिम्मत करके 2-4 गहरी सांस ली। दीवार के सहारे पीठ टेक कर खड़ी रही। 2 कदम और बढ़ाए। चक्कर आ रहा है। वह कुछ और सोचे, इसके पहले आंखों के सामने काला अंधेरा था। दीवार का सहारा लेते लेते वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने आंखें घुमाई। अंग्रेजी में एक युगोस्लावियन डॉक्टर पूछ रहा था, आप कैसा महसूस कर रही हैं? प्रिया ने बोलने की कोशिश की, पर अगल बगल की दीवारें ऊपर नीचे होती दिखी। ओफ! फिर वहीं आंखों के सामने अंधेरा और फिर बेहोश। डॉक्टर ने एयर होस्टेस स्टाफ से इमरजेंसी कहा। तब तक एम्बुलेंस और आधे घंटे में अस्पताल। इस बार होश आने पर सफ़ेद दीवारों और सामने सफ़ेद पोशाक पहने नर्स को देखकर प्रिया ने समझ लिया कि वह अस्पताल में है। हाथ पग जकड़े हुए लगे। हाथ खींचने की कोशिश की। नर्स का प्यारा सा चेहरा झुकाया। शुद्ध अंग्रेजी में उसने कहा, आप बेलग्रेड सरकारी अस्पताल में हैं। अपने हाथों को वहीं रहने दीजिए। आपको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। मुझे क्या हुआ है अभी डॉक्टर आके बताएंगे। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मुझे खबर करनी है कलकत्ता आपके घर। मदाम का पासपोर्ट देखकर फ़ोन कर दिया गया है। ओह, वह तो ससुराल। क्या आप इस नंबर से मुझे बात करवा सकती हैं? प्रिया ने उसे हॉलैंड में फिलिप का नंबर दिया।
फिलिप 7 घंटे में बेलग्रेड आ गया था। फिलिप को देखते ही प्रिया के मुरझाए होठों पर हल्की मुस्कान दौड़ गई। आगे बढ़कर प्रिया का माथा चूमते हुए फिलिप ने कहा, प्रिया तुम बिल्कुल ठीक हो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं है और अब मैं हूं ना यहाँ। धन्यवाद फिलिप, पर मुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं, थकान, कुछ ज़्यादा ही, सियर एग्जॉशन। प्रिया सुनो, तुमने सच में अपने आप को काम के चक्कर में तोड़कर रख दिया है। फिर भी साफ बताओ, कहीं हार्ट की तकलीफ? ओ नो, जेट लेग, हवाई जहाज़ में बैठे बैठे पैरों का अकड़ जाना मैं, और वह भी कोई खाए पिए बिना उड़ता ही रहे। तो बहुत बार वैसो वैगन अटैक हो जाता है। अच्छा सच बताओ, तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था? शिकागो में। यानी 2 दिन से तुम भूखी हो और प्लेन में कोको कोला के अलावा तुमने कुछ पिया ही नहीं होगा। मुझे पता है, पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूँ। पागल औरत हो, बिल्कुल पागल। फिलिप प्लीज। नहीं प्रिया, मेरा मन करता है तुम्हें डांटूं, ठीक उसी तरह जैसे मुझे इलोना को डांटना पड़ता है। इलोना कैसी है? पढ़ाई कैसी रही है? और जूडी? जूडी तुम्हारे लिए चिंतित है। इलोना कॉलेज में जोरों से पढ़ाई कर रही है, ऐसा वह मुझसे कहती है। नीना से बात कर लेना फिलिप, और कहना परेशान ना हो और कहीं वह यहाँ चली ना आए। तुम चिंता मत करो, ये सारे काम मैं जूडी के जिम्मे लगा चुका हूँ। वह शाम को तुमसे फ़ोन पर बात करेगी। जूडी आना चाह रही थी। एक बार तो खबर सुनकर वह दोनों सन्नाटे में आ गए। फिलिप शाम को फिर आने के लिए कहकर वापस जा चुके हैं और मैं सोना चाह रही हूँ। हालांकि नींद से पलकें बोझिल है, पर बहुत चाहने पर भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ। नर्स ने एक दवा दी और हॉट चॉकलेट। मैंने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, पर अब मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रही थी। दिमाग में छोटे छोटे बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। मैं सचमुच पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, और शिकागो की इस प्रदर्शनी के लिए तो पिछले 15 दिनों से मैं शायद 4-6 घंटे ही रात को सो पा रही थी। नीना रोज कहा करती थी, भाभी आप थोड़ा आराम कीजिए। हाँ, शिकागो में तो इससे ज़्यादा खटनी होगी। नहीं नीना, ऐसा मौका कम मिलता है। स्लीपर ने स्टॉल का ऑफर खुद दिया है। हाँ, नीना तो 30 के ऊपर की हो गई। मेरा दाहिना हाथ, मेरा सबसे बड़ा सहारा। पर नीना शादी क्यों नहीं कर लेती? शायद अब कर ले। प्रिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। एक गहरी नींद थी। सुबह जब नींद खुली, नज़र सामने के कैलेंडर पर पड़ी। आज 28 अप्रैल है। गुड मॉर्निंग कहते हुए नर्स भीतर कमरे में आई। क्या मैं बहुत देर तक सोती रही? हाँ। आप पहले नाश्ता करेंगी या नहाएंगी? क्या मैं पहले नहा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको कमजोरी तो नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा। कहते हुए नर्स ने प्रिया को पलंग से उतारा। गर्म पानी से नहाकर एकदम से ताजगी आ गई। फिर गर्म क्रोसा, मक्खन, जैम और दूध के साथ ब्लैक कॉफ़ी, संतरे का रस। पश्चिम का यह नाश्ता प्रिया को हर होटल में इसी तरह खाने की आदत थी। वह सोचने लगी, कितने वर्ष हो गए चमड़े का यह व्यवसाय शुरू किया हुआ, और यह यायावरी की ज़िंदगी, देश विदेश घूमते रहना। आखिर यह एक्सपोर्ट का काम मैंने शुरू क्यों किया? किस दुख को भूलने के लिए? मगर सुख, क्या कभी सुख था? कहीं कुछ खो गया, याद नहीं आ रहा। मन में कहीं बड़ी कोमलता है, प्यार है, किसी खास व्यक्ति से नहीं, रिश्तों से नहीं, पर इस सबसे अधिक नीना, छोटी माँ, मेरा स्टाफ जो रात दिन मेरे साथ जहाज पर माल चढ़ाने के लिए मेरे हाथों को मजबूत करने में लगा रहता है, जो ना दिन देखता है ना रात। कहाँ है वे सब? मेरी बीमारी की खबर से सब कितने चिंतित हो जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, खबर उन लोगों तक पहुंची जरूर होगी। छोटी माँ का स्वभाव मैं जानती हूँ, उनका पारस्परिक मानस। उन्होंने जरूर नरेंद्र को फ़ोन किया होगा।
संजू और निधि को भेजने का आग्रह भी, और एक ठंडी मनाही सुनकर अपनी ठाकुरबाड़ी में बैठी रोती रही होगी। यहाँ विदेश की इस ज़मीन पर मेरे दोस्त हैं, बड़ी निजी, और मेरे अगल बगल चलने वाले फिलिप और जूडी। अस्पताल में यह मेरा दूसरा दिन है, लेकिन भीतर कुछ है बिल्कुल अछूता। मेरी अपनी संवेदनाओं की स्मृतियों के वे क्षण जिन्हें मैंने हमेशा के लिए दफना दिया था, आज क्यों बार बार सतह पर तैरते नजर आ रहे हैं। मैंने तो भूल जाना चाहा, ठीक उसी तरह जैसे अजनबी शहर में अजनबी लोगों के चेहरे बस चेहरे लगते हैं। हम उन्हें देखते हैं, उनके साथ ट्यूब रेल में सफ़र करते हैं और स्टेशन के अंधेरे से बाहर निकलकर साफ रोशनी में अपनी अपनी दिशाओं में दौड़ जाते हैं। हमारे सामने फैला होता है दिन का उजाला, उजाले में चमक होती है एक और दुनिया। हमें उस दुनिया में पहुंच जाने की जल्दी होती है। अंधेरी सुरंगों में धड़धड़ाती हुई ट्यूब रेल में हिलते हुए चेहरे, सब चुप, एक दूसरे से असंपृक्त। मेरी स्मृतियाँ ऐसे ही सुरंगों में दिन रात दर्द का बोझ लिए दौड़ती रहती हैं। मैंने समझ लिया था, यह बिल्कुल निश्चित था कि ये चाहे किसी भी दौड़ लगाए, कितनी भी दौड़ लगाए, पर पाताल के अंधेरे में कैद रहेंगे, बाहर नहीं निकल सकती, नहीं, कभी नहीं। फिर यह क्या हुआ है मुझे, यह सब मुझे क्यों याद आ रहा है? वह भी एक साथ नहीं, टुकड़ा टुकड़ा। कमरे में दवा की गंध, फिलिप के लाए हुए ट्यूलिप की महक के साथ घुलकर एक अजीब सी गंध। सफ़ेद झक कमरे में ये रंग बिरंगे ट्यूलिप। फिलिप कह रहा था, मौसम के पहले ट्यूलिप। यूरोप में अभी पूरी तरह बर्फ़ पिघली नहीं है, इसलिए अप्रैल के मौसम में ट्यूलिप के रंग हल्के होते हैं, बिल्कुल हल्के, दुधिया, गुलाबी, पीले और नए रंगों में फूटने को आतुर सफ़ेद हरे पत्ते। मैंने दुख झेला है, पीड़ा और त्रासदी में झुलसी हूँ। जिस दिन मैंने त्रासदी को ही अपने होने की शर्त समझ लिया, उसी दिन, उस स्वीकृति के बाद, मैंने खुद को एक बड़ी गैर जरूरी लड़ाई से बचा लिया। कुछ के प्रति यह मेरा समर्पण था। सारे जुल्मों के सामने सलीब पर लटकते मैंने पाया कि मैं अब पूरी तरह जिंदगी की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। स्मृति हल्के से मेरे कंधों पर हाथ रखती है और मेरे सामने मेरा मैं खड़ा होता हूँ, पूरा का पूरा साबुत मैं, बिल्कुल शांत और निर्विकार। पिछली यादें वापस लौट आती हैं। उस दिन मेरे सामने रुपयों से भरी ब्रीफकेस उलटते हुए नरेंद्र चीखा था, तुम्हें रुपया चाहिए ना? बोलो कितने रुपये? लाख, 10 लाख, करोड़? रुपया रुपया, रात दिन रुपये के पीछे भागती रहती हो। चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो, लो या लो। और उसने 10-10 हज़ार की गड्डियाँ मेरे ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। मैं नीचे फर्श पर बैठी अपना बक्सा पैक कर रही थी। डायरी में लिखे सामानों की लिस्ट मिला रही थी। कोट, कार्डिगन, नाइटी, ब्रा, फैंटी, शर्ट्स, पैंट, सलवार, कमीज, साड़ियाँ, कितनी साड़ियाँ लो? नहीं, 2 से काम चल जाएगा। और दवाइयाँ, और इसके बीच यह कैसा तूफान। मैंने सीधे निगाह से नरेंद्र की ओर देखते हुए कहा, नरेंद्र, मैं व्यवसाय रुपये के लिए नहीं कर रही। हाँ, 4 साल पहले जब मैंने पहल काम शुरू किया था, मुझे रुपये की भी ज़रूरत थी, पर आज मेरा व्यवसाय मेरी आइडेंटिटी है। यह आए दिन कि विदेश की उड़ान, यह मेरी ज़िंदगी के कैनवास को बड़ा करती है। नित्य नए लोगों से मिलना जुलना, जीवन के कार्य जगत को समझना मुझे ज़िंदगी उद्देश्यहीन नहीं लगती। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अकेले मौज करने की आदत पड़ गई है? या तुम क्या कह रहे हो नरेंद्र? हाँ, मैं कह रहा हूँ और ठीक कह रहा हूँ। तुम वहाँ क्या करती हो? क्या मैं कोई देखने जाता हूँ? और देखो प्रिया, जिस दिन तुमने काम शुरू किया था, उसी दिन मैंने कह भी दिया था, काम करो, पर यह मत भूलो कि तुम विवाहित हो, एक बच्चे की माँ हो,
अग्रवाल हाउस की बहू हो। सुनो नरेंद्र, बिना वजह इल्ज़ाम लगाने के बदले तुम साथ क्यों नहीं चलते? तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं मौज करती हूँ या काम। मैं और बॉबी तुम्हारे साथ चलूँ, तुम्हारे पीछे पीछे, तुम्हारे शैंपलों का बक्सा ढोता हुआ। वाह, क्या कहने हैं हमारी माता जी के, हमारी श्रीमती जी के। क्या खाका खींचा है अपने पतिदेव का। मैं खामोश अपनी फाइलों को उलट रही थी। कहीं कोई कागज़ छूट गया हो तो वहाँ प्रदर्शनी में आफत हो जाएगी। अभी तक श्यामल ने कॉस्टिंग पेपर्स नहीं भेजे हैं, सैंपल्स भी पूरी नहीं आए और शाम के 5 बजे हैं। रात 12 की फ़्लाइट है एयर इंडिया की, सीधे लंदन जाएगी। मैंने कनखियों से देखा नरेंद्र का चेहरा घृणा से विकृत हो रहा है। हे भगवान, यह कम से कम अभी कोई उत्पात ना मचाए। यूँ भी विदेश यात्रा के समय और खासकर व्यापारिक कामों से जाना पड़े तो तनाव से माथा फटने लगता है। कभी लगता है अरे यह चीज़ नहीं मिल रही, कभी कुछ और इसी समय नरेंद्र का। मगर नहीं, वो चुप क्यों होता? आंखें चार होते ही फिर चीखने लगा। दरअसल तुम्हें इतनी खुली छूट देने की गलती मेरी थी। मुझे पहले ही चिड़िया के पंख काट डालने चाहिए थे, पर मैं तुम्हारे बातों में आ गया। तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे एक मक्कार औरत का चेहरा है, मैं नहीं जानता। नरेंद्र, मैंने आहत होकर उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे कह लेने दो। तुम केवल मन लगाने के लिए ही तो काम करना चाहती थी, और 4 साल में तुम इतना बदल गई कि काम के अलावा अब तुम्हें और किसी बात का कोई होश नहीं। कभी तुमने रो रो कर कहा था, नरेंद्र मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, मैं कोई काम करने लगूं तो मेरी आधी बीमारी दूर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ठीक नहीं हुआ? मैं क्या पहले से ज़्यादा संतुलित नहीं हूँ? संतुलन, और वह भी तुम में। तुम तो सदा से वह ट्रैक माइंड की हो, पागलों की तरह अब दिन रात इसी के पीछे। सुबह 8 बजे घर से निकलती हो और रात 8 बजे शक्ल दिखा जाए तो भाग्य हमारे। मैं कहीं चलने को कहूँ तो तुम थकी हुई हो, सर में दर्द हो रहा है, और अभी कोई तुम्हारे व्यापारी आ जाएगा और तो तुरंत उसे लेकर तुम 12 बजे रात तक बाहर। तब खूब चाहने लगती हो। कहाँ से हंसी आ जाती है चेहरे पर। नरेंद्र, काम से जाती हो, कोई मोहब्बत की बातें तो नहीं करते? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों इतनी मशीन होती जा रही हो? व्यक्तित्व में जरा भी रस नहीं? जरा सा शरीर पर हाथ लगाओ तो ऐसे बिदकती हो मानो बिजली का करंट छू गया हो, एकदम फ्रिज्ड, होपलेस। तुमने कहा था नरेंद्र, मैं घर में हर वक्त रही तो पागल हो जाऊंगी। हाँ, कहा तो था। फिर अब क्या हुआ? कहाँ गए वे सब वादे? नरेंद्र, वादे पर क्या तुम भी चले? और कौन चल पाता है? हम सभी तो अपनी अपनी सुविधा अनुसार वादों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। यानी आपसी ईमानदारी, वफादारी, प्यार, समर्पण, सब कुछ नहीं। सच कहूँ नरेंद्र, यह सब शब्द भ्रम है। औरत को यह सब इसलिए सिखाया जाता है कि वह इन शब्दों के चक्रव्यूह से कभी निकल ना पाए, ताकि युगों से चली आती आहुति की परंपरा को कायम रखे। मुझे तुम्हारे फलसफा नहीं सुनना और ना ही तुमसे बहस करनी है। तुम बस एक बात सुन लो, यदि आज तुम लंदन गई तो लौटकर फिर इस घर में कभी मत आना, कभी नहीं, ठीक है? मैंने भरसक अपने को संयत रखा, आंसुओं को वापस पी गई। इस वक्त इससे उलझन ठीक नहीं। यूं ही काम का इतना तनाव है और इसके बीच में यह बखेरा बेवक्त की झकझक। गलती मेरी ही थी। मैंने सोचा था कि शनिवार को जाने से कम 1 दिन रविवार को लंदन में आराम कर लूँगी, फिर वहाँ से शिकागो जाऊँगी। पर यह भी तो नहीं सोचा था कि पैक होता बक्सा देखकर नरेंद्र इतना उत्पात मचाएगा। मगर नरेंद्र चुप कहाँ हुआ था। उसने फिर लगभग चीखते हुए कहा, तुम सुन रही हो प्रिया, मैं सीरियस हूँ।
आई मीन इट। तुम इस घर में मत लौटना। क्यों? यह घर क्या केवल तुम्हारा है? मैंने हंसते हुए बात हल्की करनी चाहिए थी। हाँ, यह घर मेरा है, और सुनो, संजू भी मेरा है। कानून की नज़र में बेटे की कस्टडी बाप को मिलती है। क्या बकवास करते हो नरेंद्र? कमरे से बाहर कोई भी सुन लेगा तो क्या समझेगा? जिसको जो समझना है समझ लेने दो। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ सालिम। अनजाने में मैं किटकिटा उठी। मैं जालिम हूँ और तुम बड़ी मासूम हो, परले सिर की धूर्त हो, नहीं तो इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लेती। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। व्यापार मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है नरेंद्र, कोई विरासत तो नहीं मिली मुझे। उफ, तो विरासत का नाम मुझे सुनाया जा रहा है। यह मत भूलो प्रिया कि मैं पुरुष हूँ, इस घर का कर्ता, सर्वोसर्वा। यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी। तो चल तो रही है। मैं कौन तुम्हारे सुख में बाधा डालती हूँ? चुपचाप अपना काम ही तो करती हूँ। नहीं, तुम काम नहीं करती। पैसा कमाना अब तुम्हारी हवस है प्रिया। तुम नार्सिसिस्ट हो, अपनी ही मूर्त को सजाती रहती हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षी दिन दुनी चार चौगुनी बढ़ती जा रही है। क्या महत्वाकांक्षी होना अपराध है? क्या तुम रुपया नहीं कमाते? दिन रात कान के पास फ़ोन लगाए, शेयर के भाव, इसको लिया उसको बेचा। तुम्हें मेरे रुपये से क्यों जलन हो रही है नरेंद्र? तुम साल में 1 करोड़ कमाते हो, जबकि मैं 5 से 7 लाख। क्या तुम फिक्की से प्रेसिडेंट नहीं होना चाहते? क्या सभा सोसाइटी के मंच पर बैठकर गले में हार नहीं पहनते? उफ, तो तुम मुझसे जलती हो, इसलिए क्या इंडिया टुडे में सज धज कर अपना फोटो निकलवाई थी? ए ग्रेट बिजनेसमैन इंटरप्राइजेज मिसेस प्रिया अग्रवाल। नरेंद्र, तुम अभी गुस्से में हो। नहीं, मैं सीरियस हूँ। फिर कहता हूँ, यदि आज तुम लंदन गई तो मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं। यह भी साली कोई जिंदगी हुई? जब देखो तब बिजनेस। कल कस्टमर आ रहे हैं तो आज सैंपल बनवाने में फैक्ट्री में ही रात के 10 बज गए। फिर रात को साली फ़ोन की घंटी बजती रहती है। घर ना हुआ, पागल खाना हो गया है। तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए तो मैं अपना कमरा भी अलग कर लिया है। और पापा के देहांत के बाद। हाँ बोलो, रुक क्यों गई? बोलो। यही ना कि मैं लड़कियों को अब घर भी ले आता हूँ। चीखो मत नरेंद्र, बस इतना सुन लो कि मैं लंदन जाऊंगी तो तुम जाओगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं भीतर ही भीतर दहल उठी। उफ, उन आंखों की हिंसा। फिर सुन लो, यहाँ मत आना। आओगे तो मैं धक्का देकर बाहर निकलवा दूंगी। कमरे के बाहर हॉल में सोफे पर सर पकड़ते सासू जी बैठी थी, प्रस्तर प्रतिमा सी, आंखों से झरते आंसू। कमरे के दरवाजे के पास खड़ा संजू सब कुछ सुन रहा था। पैर पटकता हुआ नरेंद्र कमरे के बाहर निकल गया। मुंह बाए नरेंद्र का ब्रीफकेस पलंग पर बिखरे रुपयों को देख रहा था। संजू मुझसे लिपट गया। माँ? हाँ माँ। माँ? हाँ बेटे। माँ? क्या तुम्हारा लंदन जाना बेहद जरूरी है? हाँ बेटे, काम को काम की तरह ही किया जाता है, पर पापा को पसंद नहीं है। और माँ, हम लोगों को रुपये की क्या ज़रूरत है? क्या हम लोगों को रुपये की तो ज़रूरत नहीं? मुझे तो है बेटा। और मैंने मन ही मन सोचा, इन सारे समझौतों के बाद तो यह हाल है पतिदेव का। संजू मेरे गले में बाहें डालकर रो पड़ा। उसे अपने से अलग करते हुए मैंने भरसक संयत स्वर में कहा, बेटे रो मत। जिंदगी इतनी आरामदिल नहीं हुआ करती। और मैं लंदन चली गई थी।